बताइए 240 340 ये निकालेगी जरा 340 पे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। ये पेज नंबर 345 घर जाके क्वेश्चन में नजर पड़ी है सर। मुझे सारे पॉइंट्स की जरा डबल एंट्रीज बता दो। पेज नंबर 345 सर कौन सा सवाल है? क्वेश्चन नंबर 7 सर 344 सर 344 ये पॉइंट वाइज जरा बोल देंगे एंट्रीज। 150 की एंट्री बोलो। कैश फ्लो पे इफेक्ट्स बताते जाएंगे। कैश फ्लो में इसका इफेक्ट नहीं आएगा। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वर्ड याद रखना है। हाँ ये ट्रांसफर ऑफ सरप्लस के एग्जाम में यूज करता रहता है। डबल एंट्री बताएं। रिलेशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, वर्किंग्स में आएगी, कैश फ्लो में इफेक्ट नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन की एंट्री बता दो। डेप्रिसिएशन डेबिट सवाल देख बिल्डिंग क्रेडिट। डेप्रिसिएशन कैश फ्लो में इसलिए आएगी क्योंकि इंडायरेक्ट मेथड है और प्रॉफिट में ऐड हो जाएगी, प्रॉफिट से लेस हुई होगी, ठीक है। और सेकंड इफेक्ट बिल्डिंग के अकाउंट में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में 2 डिस्पोजल्स हैं। फर्स्ट सेंटेंस की एंट्री बनाए। कैश डेबिट 11 मिलियन, व्हीकल क्रेडिट 8 मिलियन, 3 मिलियन गेन हो गया। दोबारा बोलो। कैश डेबिट आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, 8 मिलियन व्हीकल क्रेडिट व्हीकल के लेजर में फिगर आ जाएगी और 3 मिलियन गेन इनडायरेक्ट मेथड होने की वजह से लेस हो जाएगा। अगला सेंटेंस पढ़ें, सोच के बताएं, ये बात आपको पता है वैसे। हाँ जी पिछले साल डिस्पोज हुई पैसे इस साल कराए तो एंट्री बताएं। हाँ जी कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट गेन लॉस किस साल रिकॉर्ड हुआ होगा, ठीक है। लेकिन इसका एक थोड़ा सा मसला ये है कि ऊपर जरा देखें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब इस तरह के बस पॉइंट्स रिजॉल्व करने आपने। ये उसने नहीं बताया हुआ कि अलहदा से ये रिसीवेबल कहाँ आ रहा होगा। अब आपने कैश तो डेबिट करना है इन्वेस्टिंग में, लेकिन रिसीवेबल क्रेडिट भी करना है अपने किसी लेजर में। रिसीवेबल आ रहा होगा अलहदा नहीं बताया हुआ। पेज नंबर 308 पे जाएगा। पेज नंबर 308 पे ये जो पॉइंट नंबर 3 है, बल्कि सॉरी 309 पे पॉइंट नंबर हाँ जी 3 यहाँ ये बात हुई तो थी वैसे, लेकिन पेज नंबर 308 में जाए, यहाँ इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल का अलग लेजर आ रहा है। एंट्री सेम ही है, कैश डेबिट होना है, रिसीवेबल क्रेडिट होना है, लेकिन डेफिनेटली इस लेजर में क्योंकि इस क्वेश्चन में क्योंकि अलग लेजर बताया हुआ है तो उस लेजर में इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन वापस आए सवाल में। अब इस सवाल में जो इस वक्त आप देख रहे हैं पेज नंबर 344 पे कोई अलहदा से डिस्पोजल रिसीवेबल का लेजर नहीं आ रहा, तो फिर मजबूरन क्या करेंगे, किसी रिसीवेबल में प्लस करेंगे। उसी तरह जरा नादिर ढूंढते रहे, बात फाइनल कर रहे हैं। नादिर में ये ऑलरेडी इस तरह का काम एक दफा हो गया हो। नादिर में ढूंढने पॉइंट नंबर बताएं डिस्पोजल वाला। नादिर पेज नंबर 121 124 के एंड में जाए जरा, मेरा सेकंड लास्ट पॉइंट डिस्पोजल वाला पॉइंट कौन सा 124 का जा रहा है। बोलेंगे जरा एंट्री सोच के जरा लिखी भी हुई है, बल्कि देख के बोलना जरा लिखी जो कैश आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अब ये जो रिसीवेबल है ऊपर देखेंगे अब तो रिसीवेबल का लेजर अलग नहीं है, तो फिर आपने इसे अदर रिसीवेबल में लिखा होगा क्योंकि ये एसेट्स का रिसीवेबल है। ट्रेड रिसीवेबल में फिर आपने मिक्स नहीं किया होगा। लेकिन यहाँ इस सवाल में मसला ये है कि ना कोई अदर रिसीवेबल के नाम से आ रहा है, आज हम वापस देख लें 344, ना ही कोई अदर रिसीवेबल के नाम से कोई लेजर आ रहा है और ना ही कोई डिस्पोजल रिसीवेबल के नाम से अलग लेजर आ रहा है। देयरफॉर मजबूरन आपको ये रिसीवेबल किस लेजर में ही लिखना पड़ेगा।
ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स में ही हो सकता है फिर, ठीक है। तो मैं कहाँ कहाँ आपको लेके गया हूँ काइंडली इस पॉइंट को बताते हुए, 308 पे भी लेके गया हूँ और नादिर के 124 पे भी लेके गया हूँ। दोबारा एक नजर जब भी कभी यहाँ आए लिख लें ब्रैकेट्स में नंबर, जरूर दोबारा जाए, आए जाए, दोबारा एंट्री फाइनली बोल रहे हैं फर्दर से आगे वाली। कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? 7 से यार, 6 की क्या बहस है, सेल प्रोसीड्स है, गेन आया होगा या लॉस आया होगा, लॉस आया होगा लेकिन वो पिछले साल का होगा, डिस्पोजल पिछले साल की, पैसे इस साल आए। तो हमारी कैश फ्लो में कैश डेबिट इन्वेस्टिंग 6 मिलियन और ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स में इसकी क्योंकि अलग कोई और रिसीवेबल का लेजर नहीं, ठीक है। वो ठीक है यार। नंबर 4 पढ़ के एंट्री बनो। व्हीकल डेबिट कितने से? 51 से, कैश क्रेडिट 39 से, पेबल क्रेडिट 12 से। 51 जो है व्हीकल के लेजर में डेबिट साइड पे आएगा, 39 जो है वो कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा और 12 पेबल ढूंढने कहाँ आना चाहिए, असूलन तो वंस अगेन व्हीकल पेबल को कोई अलग लेजर होना चाहिए था, लेकिन अलग लेजर आपको नहीं वंस अगेन मिलेगा, मजबूरन कहाँ ले जाएंगे, 10 अदर पेबल्स में ले जाएंगे। ये पॉइंट्स डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये है, असूलन कौन सा लेजर मिलना चाहिए था, उसी तरह ही है, शायद दोबारा 308 में रहेगा, दोबारा 309 पे रहेगा। 309 की लास्ट लाइन पढ़े, वहां उसने वैसे बता दिया था कि ट्रेड एंड अदर पेबल्स में वर्क इन प्रोसेस पेबल आ गया था, वहां हमने फिर लेजर भी कोई अलग क्लार कर लिया था। तो उसी तरह जाएं पेज नंबर 124 से आगे जाएं, ड्रम ढूंढे, ड्रम के भी एंड में उसने बताया था लैंड एंड बिल्डिंग का पेबल उसमें इकट्ठा हुआ हुआ ट्रेड पेबल्स लिखा हुआ था कुछ ऐसा, ड्रम का पेज नंबर क्या 128, तो 128 पे देखा उसमें भी आखिरी लाइन है शायद, तो ट्रेड पेबल्स में 129 पे होगा, वन ट्रेड एंड अदर पेबल्स में लैंड एंड बिल्डिंग का पेबल आ रहा है, वहां स्पेसिफाई कर रहा था, यहाँ वापस आए, यहाँ व्हीकल पेबल बताया नहीं कहाँ आ रहा है, तो फिर मजबूरन असूलन अदर पेबल भी हो सकता था लेकिन अदर पेबल भी नहीं वो ट्रेड एंड अदर पेबल इकट्ठा ही है। अगर ट्रेड पेबल अलग होता है, अदर पेबल्स अलग होते हैं, तो शायद वन सेकंड व्हीकल का पेबल अदर पेबल्स में होना चाहिए था, ट्रेड पेबल तो क्रेडिटर्स के लिए वर्ड है, तो डेफिनेटली अलग होना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं है तो फाइनल बोल दें कहाँ लिखेंगे, तो 51 जो है व्हीकल में डेबिट हो जाएगा, 39 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस हो जाएगा और 12 फिर पेबल है, सेपरेट लेजर ना होने की वजह से ट्रेड एंड अदर पेबल्स में आ जाएगा, बाकी करना बैलेंस ही उस पॉइंट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ के एंट्री बनाए, मैं क्वेश्चन पढ़ना ये बेटा, मैंने ये कल भी बताया था आपको, ये डेबिट बैलेंस नहीं है, पहली बात तो ये डेबिट बैलेंस नहीं है, एसेट अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस होगा, अपने ध्यान में कोई एसेट अकाउंट बनाइए एक मिनट, अगर एसेट अकाउंट में कोई डेबिट फिगर आ रही है, ये बैलेंसेस नहीं है, ये भी क्लियर रखना, बैलेंसेस किसे कहते हैं, ब्रॉड डाउन क्रेडिट डाउन से नहीं है मैं सवाल में, ये बैलेंसेस की बजाय मेरा ख्याल है ये कह लेते हैं डिफरेंस है, ये ट्रांजैक्शंस के डिफरेंस आ रहे हैं फाइनली, तो डेबिट अगर डिफरेंस आएगा किसी एसेट अकाउंट में तो वो तो डेप्रिसिएशन हो ही नहीं सकती, डिस्पोजल हो ही नहीं सकती, डेबिट साइड पे अगर फिगर आ रही है तो वो क्या होगा, एसेट में इंक्रीज आया तो वो तो कैश ही हो सकता है, अनलेस वो बता दे कोई पैसे हमने देने अभी, क्रेडिट साइड पे अगर डिफरेंस आएगा तो वो डेप्रिसिएशन भी हो सकती है, डिस्पोजल भी हो सकती है, लेकिन बात पूरी सुन लीजिएगा पूरा, डेप्रिसिएशन तभी होगी अगर एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे है, अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है तो डेप्रिसिएशन नहीं हो सकती, फिर डिस्पोजल ही हो सकती है, डिसाइड ये हुआ था कि अगर एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे है और इंफॉर्मेशन नहीं है तो बेहतर यही है कि डेप्रिसिएशन अज्यूम करना, क्रेडिट साइड पे अगर एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे है, क्योंकि अगर हमने डिस्पोजल अज्यूम किया तो फिर वो कैश कितना आया है, कितना गेन या लॉस हुआ है, वो हम खुद से डिसाइड नहीं कर सकेंगे, तो अगर एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे है और क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ जाए तो आप उसे क्या अज्यूम करेंगे, डेप्रिसिएशन, हाँ अगर एसेट अकाउंट है ही कॉस्ट पे तो फिर मजबूरन क्या ही अज्यूम करना पड़ना है कि वो डिस्पोजल है, लेकिन वो डिस्पोजल की भी कॉस्ट हो, ठीक है प्लीज। ये पॉइंट नंबर 5,
नहीं, पूरी डबल एंट्री बताएं। मेन ये मसला नहीं, अगर आप डबल एंट्री कर लेंगे तो सब कुछ हो जाना। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 34, बिल्डिंग डेबिट 14, कैश क्रेडिट 48। कैश क्रेडिट क्यों बोला मैंने, ऊपर देखा जरा, इंटरेस्ट पेबल नहीं, ये इंटरेस्ट फॉर द ईयर एक्सपेंस है ये, लेकिन इंटरेस्ट पेबल ना होने की वजह से फिर ये पेड भी होगा, लेकिन दोबारा एंट्री नहीं बोली आपने सही। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने से डेबिट, वो तो 48 कह रहा है। 14 से कैपिटल वर्क इन सॉरी, बल्कि बिल्डिंग बन गई है शायद, कंस्ट्रक्टेड होगी। इंटरेस्ट डेबिट 34, बिल्डिंग डेबिट 14, कैश क्रेडिट 48। कहाँ कहाँ ये फिगर्स आएंगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है प्रॉफिट में एड बैक हो जाएगा 34 सॉरी 34 ही, 14 जो है वो एसेट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, और 48 जो है वो इंटरेस्ट पेड आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एंड पे आता है। रिपीट करना रहा, क्या क्या कहाँ है। एक्सपेंस 34 एड बैक हो जाएगा, 14 कैपिटलाइज हुआ हुआ एसेट अकाउंट में चला जाएगा, और 48 जो है पेड, इंटरेस्ट पेड के सामने आ जाएगा, हो जाएगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेन इशू अब यही है कि आप एंट्री ध्यान में ला सकें, और बाद में मेरा ख्याल डिसाइड तो हो ही जाता है कि कहाँ कहाँ जाना है। लास्ट पॉइंट पढ़ के मुझे पहले ये बता दें कि इन डिविडेंड्स में से हमारे 2022 वाले साल में कुछ डिविडेंड रेलिवेंट भी हैं। अब ये इस तरह की चीजें देखें मिक्स हो जाती हैं, सही पुराना चीज पता हो तो नई चीज भी हो सकती है। 22 वाला कौन सा डिविडेंड हमसे रेलिवेंट होगा, इंटरम बोनस शेयर ही रेलिवेंट क्यों होंगे, 15% फाइनल कैश क्यों नहीं। 22 का फाइनल अगले साल 23 में रिकॉर्ड होगा, लेकिन 21 में, 21 में जो 5% इंटरम है ये तो 21 में रिकॉर्ड हो गया होगा, लेकिन 10% फाइनल जो 21 वाला है वो 22 में रिकॉर्ड हुआ होगा। अब इसकी तरतीब भी क्या है, पहले 20% इंटरम बोनस शेयर्स लेंगे 22 वाले, या पहले 21 वाला फाइनल लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहले 21 वाला फाइनल लेंगे, उसके बाद फिर 22 वाला इंटरम लेंगे। अगर ये उलट हो जाता तो फिर फर्क भी पड़ जाना था, वो शेयर कैपिटल बदल जाना था। अगर बोनस होता पिछले साल का जो साल आ रहा है तो बोनस शेयर्स की वजह से शेयर कैपिटल ने चेंज हो जाना था, इससे पहले कि इंटरम की वर्किंग आप करते हैं। ठीक है भाई, बाकी आई होप कि वर्किंग होगी। इसमें 2-3 पॉइंट्स मैंने बताया ना खास तौर पे, वो कौन सा है, एक तो पॉइंट नंबर 3 में ये मैंने आपको बताया कि रिसीवेबल कहाँ होगा, पॉइंट नंबर 4 में पेएबल कहाँ होगा अगर अलग नहीं पता चल रहा। तो ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको मेरा ख्याल है आई होप कि आपने सही अंडरस्टैंड कर लिया फाइनली। ये एनी अदर कंफ्यूजन, रजिस्टर जरा देखें आंसर बना ना। अच्छा पेज में बना, चला बना, सॉरी यार पेज लेता हूँ मैं, वापसी को देके जाना मुझे। ये एक पेज पढ़ने को आपको थ्योरेटिकल कहा था, पेज नंबर तो जल्दी 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 हो जाए, सवाल कंप्लीट करना है। पेज नंबर कौन सा, 132 पे है, उसमें जरा कुछ टर्म्स नहीं है। वन 132 जस्ट एक मिनट दूंगा, आप इसमें देख लें, इसमें आपके 2 जगह जहाँ जहाँ पॉइंट्स होने चाहिए वैसे। एक एग्जांपल है स्टार्ट में, जस्ट एक मिनट।
जी सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखी हुई है, किस चीज की लिखी हुई है? उसके नीचे फिर वो कहता है नॉट ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर कैश इक्विवेलेंट्स, एन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्वालिफाइज एज अ कैश इक्विवेलेंट ओनली व्हेन इट हैज अ शॉर्ट मैच्योरिटी डेट ऑफ से 3 मंथ्स या उससे लेस, नहीं 3 मंथ्स हो या उससे कम, 3 मंथ से ज्यादा ना, 3 मंथ्स तक हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, उससे कम हो सकती है वैसे। देन आगे कहते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश इक्विवेलेंट्स। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स का मीनिंग लिखा है, पता है वैसे बड़ी इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। पेज नंबर बता दो, ओ सॉरी पेज नंबर 132। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स का मीनिंग क्या बताया जी मैंने? अब शेयर्स डेफिनेटली ऑर्डिनरी भी हैं, फिर प्रेफरेंस भी हैं, इससे आगे जो लिखा उसको वहां से पढ़ने की बजाय से परेशान होंगे हम। पहले एक एग्जांपल देखे नीचे बनी, आई होप कि आपने पढ़ी जरूर होगी। वो कहता है इसमें कैश इक्विवेलेंट्स कौन से हैं? 1 छोड़े मेरे लिए, 2 बताए। प्राइस बॉन्ड का पता मतलब पता? प्राइस बॉन्ड सुना कभी लफ्ज़? प्राइस बॉन्ड सफाई होता है, गवर्नमेंट का प्राइस बॉन्ड होता है, उसमें फिर प्राइजेस मिलते हैं, कुरंदाजियां होती हैं। तो प्राइस बॉन्ड को जब भी आप चाहें बैंक में ले जाके अपने कैश वापस ले सकते हैं, तो ये इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है। तो मैंने इसलिए आपको पढ़ने का जरा कुछ और एग्जांपल्स आ रही हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो प्राइस बॉन्ड क्या है? कैश इक्विवेलेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। प्राइस बॉन्ड का मीनिंग पता? प्राइस बॉन्ड लफ्ज़ सुना कभी? इस पे इनाम मिलते हैं, कुरंदाजी होती हैं, बस वर्ड आप याद रखिए। देन इसके बाद लिखा हुआ है गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल, और इसी की एब्रिविएशन नेक्स्ट पेज पर आई थी, टी बिल, ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल। गवर्नमेंट ना असल में लोन लेती है, गवर्नमेंट अगर लोन ले तो लफ्ज इस्तेमाल होता है गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल। गवर्नमेंट लोन ले तो क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट, लोन क्रेडिट। जो लोन देगा वो एंट्री क्या करेगा? वो रिसीवेबल डेबिट करेगा, और उसकी इन्वेस्टमेंट सॉर्ट ऑफ, उसे फिर उस पर इंटरेस्ट मिलता है, वो लोन रिसीवेबल ऐसे इन्वेस्ट कर रहा है, कैश क्रेडिट। तो अगर ये जो पैसे दिए गए ये 3 मंथ या उससे कम होंगे, तो ये बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा जिस तरह इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो अब ये कैसे पता चलेगा ये कैश इक्विवेलेंट है या नहीं? आगे पढ़े आगे पढ़े आगे, अपने टाइम पीरियड ढूंढना है, कितने अरसे के लिए? 2 मंथ्स। तो कैश इक्विवेलेंट है, कब होती है कैश इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट? 3 मंथ्स या उससे कम हो। देन ट्रेड रिसीवेबल्स तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री, तो इसमें से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कौन कौन से हैं? अब जरा नंबर 1 पे है, नंबर 1 में कहता है इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ अनदर एंटिटी, दीज शेयर्स आर ट्रेडेड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अब ये जो इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी शेयर्स है, ये भी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, ये शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, लेकिन ये कैश इक्विवेलेंट इसलिए नहीं है, इसकी फर्स्ट लाइन में है, डेफिनेशन पढ़ा है। कहता है कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर रेडली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश, एंड से आगे अंडरलाइन करें, व्हिच आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। इनसिग्निफिकेंट का क्या मतलब है? नहीं सिग्निफिकेंट नहीं, इन बहुत मामूली सा। तो असल में जो कैश इक्विवेलेंट्स है ये वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो बैंकों में इन्वेस्टमेंट हुई हो। ये जो शेयर्स होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड हो रहे हैं, इनकी मार्केट वैल्यूज रोज चेंज ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो इनमें इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू नहीं होता, इनमें सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू होता है। देयरफॉर फिर अब सेकंड पैराग्राफ में इसलिए इस डेफिनेशन में से, कैश इक्विवेलेंट के डेफिनेशन में से कौन सी इन्वेस्टमेंट्स उसने निकाल दी हैं, ये सेकंड लाइन में जो मैं वर्ड्स अंडरलाइन कर रहा था, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो इसको अपने पॉइंट नंबर 1 के साथ मेरे ख्याल लिखा भी हुआ है ब्रैकेट में, ये पढ़िएगा जरा इसका आंसर। किसका आंसर पढ़ो? पॉइंट 1 का नीचे आंसर, नॉट कैश इक्विवेलेंट ऑल्दो दीज शेयर्स आर रेडीली कन्वर्टेबल इनटू कैश येट देयर इज अ, ये देयर इज अ, सॉरी इसमें स्पेस होनी चाहिए, तो इज के बाद देयर इज अ सिग्निफिकेंट या देयर इज एन इनसिग्निफिकेंट,
अगर कैश इक्विवेलेंट किसी इन्वेस्टमेंट ने बनना है तो कौन ये रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू सिग्निफिकेंट होना चाहिए, इनसिग्निफिकेंट। तो इनमें क्योंकि रोज चेंज आ जाता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, तो इसमें सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू होता है। आपने सिंपली बस क्या याद रखना है इस एग्जांपल में से, पॉइंट नंबर 1 का आंसर और प्राइस बॉन्ड और गवर्नमेंट ट्रेजरी बनी, बाकी तो मेरा ख्याल अंडरस्टैंडेबल है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स क्यों नहीं है कैश इक्विवेलेंट? क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू, याद रहेगा। नीचे आए जरा, या एक सेकंड पहले नेक्स्ट पेज पे, नीचे वाले एग्जांपल में समझाता हूँ। नेक्स्ट पेज पे आप जरा जल्दी से मुझे ढूंढ दें इस ऊपर वाले टेबल में से कैश इक्विवेलेंट्स कौन से हैं। कैश इन हैंड है, कैश एंड बैंक है, 3 मंथ्स का डिपॉजिट भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, तीसरा चौथा ये क्यों नहीं है कैश एंड बैंक? 2 साल की इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन टी बिल का मतलब क्या है? ये ट्रेजरी बिल का नाम है, वंस अगेन 1 मंथ का है। प्राइस बॉन्ड्स इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होते हैं, जिस दिन जाएंगे बैंक से पैसे मिल जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रीपेड रेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कौन सी 6 चीजें उठी हैं यहाँ से बोल दो। आई होप मसला नहीं। नीचे एक और एग्जांपल थी, नेक्स्ट पेज तक जा रही है, ये तो वैसे मेरे ख्याल एक्सप्लेन होगी। बताएं जी इस डाटा में नीचे पेज नंबर 133 के एंड पे, यहाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कौन सा है? एक मार्केटेबल सिक्योरिटी को उसने खुद ही स्टार लगा के नीचे बता दी ये कैश इक्विवेलेंट है। मार्केटेबल सिक्योरिटी को उसने एक स्टार लगाया और नीचे एंड में आखिरी लाइन में स्टार में क्या लिखा हुआ है ये तो उसने खुद ही बता दिया। तो यहाँ से फिर कौन कौन सी चीजें उठी? मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, और अपोजिट साइड पे बैंक ओवरड्राफ्ट। नहीं, शॉर्ट टर्म लोन नहीं है, शॉर्ट टर्म लोन नहीं है बैंक ओवरड्राफ्ट। कौन सी 4 चीजें उठी हैं? मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। शॉर्ट टर्म लोन नहीं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, वो एसेट्स में हो। तो इस तरह का नोट नेक्स्ट पेज पे बनाओ, तो ये तो मेरे ख्याल हम क्वेश्चन में बनाते रहते हैं। इन्वेस्टमेंट्स, मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है, और उसने खुद ही बता दी कैश इक्विवेलेंट। अगर वो ना बताता, यकीनन हमें ना पता चलता ये क्या है, फिर हमें मेच्योरिटी डेट ढूंढनी पड़ती, या हमें ये ढूंढना पड़ता कि क्या ये हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है या नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन में वो बता दे, जिस तरह मेरा ख्याल है एक जगह कहीं आया है, वहां उसने खुद बताया है, टेक्सला में शायद, ये ढूंढिएगा सवाल, एक जगह उसने बताया, टेक्सला का सवाल ढूंढा, पेज नंबर 82, पेज नंबर 82 पे कौन सा पॉइंट है? समझ पढ़े जरा, 7 पॉइंट 83 पे। हाँ जी, या तो मेच्योरिटी डेट पता चल जाए अप टू 3 मंथ से उससे कम, या वो रेडीली कन्वर्टेबल इनटू कैश का पता चल जाए। और अगर हमें ऐसा नहीं पता चलेगा तो ऑफ कोर्स फिर हमने क्वेश्चन नंबर 1 ढूंढे, प्लैटिनम। कोई आगे आगे पेज नंबर 110, कोई नहीं कोई एक आधा ढूंढेगा, खैर रिलैक्स करें, एंजॉय करें। उसका नोट पढ़े, पॉइंट नंबर 4, एंजॉय सेल्फ। मैच हो रहा है, बारिश होगी मैच में, चाय मंगवा के पिए। पॉइंट नंबर 4 है मेरा, डू नॉट इंक्लूड। डू नॉट इंक्लूड किसको कहा? अनलेस क्या हो जाए। तो कैश इक्विवेलेंट्स में खुद शामिल ना करें, या कोई अनलेस को इंडिकेशन मिल जाए कि मैच्योरिटी डेट 3 मंथ्स है या उससे कम है, या फिर वो रेडी कन्वर्टेबल इनटू कैश है। नहीं, वो तो फिर डेफिनेट वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स पे, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए वो इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू भी होना चाहिए, लेकिन वो सिग्निफिकेंट रिस्क इन चेंजेस इन वैल्यू सिर्फ होगा इक्विटी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स पे जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। ठीक है, तो वो अपने पिछले पेज पे देखिए। अब एक सेकंड जल्दी से पेज नंबर 132 कहने पे आना। नहीं, शॉर्ट टर्म लोन बैंक, आप बैंक ओवरड्राफ्ट का वर्ड ध्यान रखें, थोड़ा फर्क भी होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लोन में फर्क हो जाता है। अब वो इसको अगर डिटेल लेने तो कभी एमएफए में पता चल जाएगा। आप बैंक ओवरड्राफ्ट वर्ड ध्यान रखें। ये सर ये बोर्ड पे जरा एक सेकंड एक एंट्री सुना था, इससे पहले कि लास्ट एग्जांपल 132 के एंड पे जो है,
कैश डेबिट बैंक क्रेडिट कभी एंट्री हो सकती है? क्या मतलब है इस एंट्री का? क्या बैंक डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री हो सकती है? कैश डिपॉजिट इन बैंक, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। क्या हुआ? क्या ये आपने कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट खरीदी है हैविंग अ मैच्योरिटी डेट ऑफ लेस देन 3 मंथ्स, तो एंट्री तो हो जाएगी। लेकिन ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट फिर क्या कैश इक्विवेलेंट बन जाएगी? कैश इक्विवेलेंट बन जाएगी वजह। अभी जो मैंने एंट्रीज लिखी हैं, क्या ये कैश ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन है। पहली एंट्री देखें, बताएं इन्वेस्टिंग में आएगी, फाइनेंसिंग या ऑपरेटिंग? कैश ट्रांजैक्शन है। दूसरी एंट्री इनका इफेक्ट कहाँ कैंसिल हो रहा है? एक कैश इक्विवेलेंट बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है। असल में कैश फ्लो क्या चीज है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है जिसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या चीज है? कैश एंड बैंक का कंबाइंड लेजर है। फर्ज करें कैश बैंक में जमा करवाया, एंट्री बोला सर अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक कंबाइंड लेजर ऑफ कैश एंड बैंक। इसी लेजर में डेबिट साइड पे फिगर आएगी बैंक डेबिट रेफरेंस ऑपोजिट कैश आ जाएगा। बैंक डेबिट, यही लेजर कैश का भी है, ऑपोजिट साइड पे फिगर आ जाएगी कैश क्रेडिट बैंक रेफरेंस आ जाएगा। तो जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के दरमियान ट्रांजैक्शन होती हैं वो अगर हम लिखना भी चाहें तो कैंसिल हो जाएंगे। सेम लेजर में डेबिट भी है, सेम में क्रेडिट भी है। इसका नेट इफेक्ट क्या होगा? डेबिट भी है, क्रेडिट भी है। अगर बैंक में से कैश निकलवाया तो एंट्री क्या करेंगे? कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। अब ये लेजर्स कंबाइन है, कैश का भी है, बैंक का भी है। तो वो ट्रांजैक्शंस जो कैश इक्विवेलेंट्स के दरमियान में होती हैं वो क्योंकि कैंसिल हो जाती हैं, इसलिए फिर वो कैश फ्लो में कहीं भी आपको नजर नहीं आएंगी। ये बात हो रही थी पेज नंबर 132 के अंदर। एक सेंटेंस रहा ढूंढे एग्जांपल सुपर जो है, कैश फ्लोज एक्सक्लूड क्या 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 मूवमेंट बिटवीन आइटम्स दैट कैश बैंक बैंक ओवरड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट थी, इनके दरमियान अगर ट्रांजैक्शन हो रही है आपस में, किसके दरमियान अगर मूवमेंट हो रही है तो इनका क्या हो गया? एक्सक्लूड हो जाएंगी। एक्सक्लूड इसलिए हो जाएंगी क्योंकि इन्होंने वैसे नेट हो जाएगा। अगर हम लिखने की कोशिश भी करेंगे तो इसका नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा। तो ये ट्रांजैक्शंस ना कहाँ आएंगी, ना कहाँ ना ऑपरेटिंग, ना इन्वेस्टिंग, ना फाइनेंसिंग, इनको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। ये आपस में इनका इफेक्ट नेट हो सकता है। अब जरा एग्जांपल देखना, एंट्री बतानी है आपने, कैश इन हैंड डिपॉजिट इन बैंक, और जहन में रखें यार कैंसिल हो जाएगी। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, सोच के बताइएगा। प्राइस बॉन्ड सेल किया है, सॉरी परचेज किया पहले, प्राइस बॉन्ड डेबिट कैश क्रेडिट, प्राइस बॉन्ड भी कैश इक्विवेलेंट है। अब प्राइस बॉन्ड अगर बेचेंगे, कैश डेबिट प्राइस बॉन्ड क्रेडिट, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। और लास्ट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल, याद रखना अगर हमने गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल खरीदा है और वो 60 दिन मेच्योरिटी वाला है तो ये तो कैश इक्विवेलेंट ना हुआ। और 3 महीने या उससे कम हो, 60 महीने, 2 महीने बनते हैं। एंट्री बोलो, इन्वेस्टमेंट इन टी बिल्स डेबिट कैश क्रेडिट, और टी बिल्स 60 मंथ्स के अगर है, 60 डेज सॉरी है, तो ये शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट बन जाए। तो देयरफॉर ये सारी ट्रांजैक्शन लास्ट आंसर पड़े, कोई भी इनमें से कैश फ्लो में क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये आपस में नेट हो जाएंगे। और कैश फ्लो में हम अगर लिखने की ख्वाहिश भी करें तो इन्हें नेट हो जाना, और अब हमारी ख्वाहिश होगी नहीं, हम अपनी कौन सी ख्वाहिश को रहने ही देंगे। कौन सी ट्रांजैक्शंस किसके दरमियान अगर हो रही हो तो कैश फ्लो में कहीं भी नहीं आती। अब क्लियर हो गया प्लीज? जी एंट्री तो बोले, आप एंट्री नहीं बोलते। लास्ट एंट्री बताए, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, प्राइस बॉन्ड डेबिट कैश क्रेडिट, प्राइस बॉन्ड भी कैश इक्विवेलेंट है, कैश भी कैश इक्विवेलेंट, तो प्राइस बॉन्ड भी कैश इक्विवेलेंट है,
कैश भी क्रेडिट इक्विवेलेंट है, तो कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर अगर ट्रांजैक्शन होगी तो उसी में नेट आउट हो जाए। अब ठीक है। और लास्ट एंट्री क्या है? इन्वेस्टमेंट इन बाजार गवर्नमेंट कौन से बिल? ट्रेजरी बिल कितने महीनों के हैं? 2 महीनों के 60 दिनों के हैं। ये भी इन्वेस्टमेंट डेबिट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट है। देयरफॉर कौन सी ट्रांजैक्शंस एक्सक्लूड हो जाएंगी? जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के दरमियान में हो रही है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है कितने मेन? 4 ही हैं। कौन कौन से 4 है? इस पेज पे ना बस आपको कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के नए नाम पता चले। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के क्या नाम पता चले? फाइनली वो ढूंढते हैं। प्राइस बॉन्ड पता चला है, ट्रेजरी बिल पता चला है अगर वो 3 मंथ से कम का। और एक और बात आपको पता चली फर्स्ट एग्जांपल में कि अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हुई हो जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं, तो शेयर्स की इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो में सॉरी कैश इक्विवेलेंट में नहीं आती। शेयर्स वाली इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट कंसीडर क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू होता है। पेज नंबर 321 निकालना है। पेज नंबर 321, इसके ऊपर एक क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 को होमवर्क रखें, छोटा सा एक सवाल है, किस चीज का रिक्वायरमेंट पड़ा? कौन से मेथड से बनाएंगे? लिखा तो वहां नहीं है, इसीलिए तो इंडेक्स से बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले नादिर जरा सही रिवाइज कर लेना। एक नादिर में छोटा सा इशू डिस्कस हुआ था, वो इशू इसमें आना है। जब भी कोई क्वेश्चन कहूँ करने से पहले को रिवाइज करने को जरूर कीजिएगा। कौन सा रिवाइज करके इसको करना? सेकेंडली इसी तरह का, जिस तरह के भी थ्योरी का क्वेश्चन पढ़ा आपने, वॉल्यूम 1 का एक पेज लिखा जरा, ये करते रहना प्लीज जरा। वॉल्यूम 1 में पेज नंबर लिखा जरा। T20, पेज नंबर 320 of वॉल्यूम 1, क्वेश्चन नंबर 2। T20 वॉल्यूम 1 क्वेश्चन नंबर 2। तो इन दोनों को जरा होमवर्क रख लें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मीनवाइल जरा जल्दी से आ जाए, जो कल क्वेश्चन स्टार्ट किया था पेज नंबर बताएं। जी स्टैंडर्ड्स का बड़ा बात करते हैं, भी क्वेश्चन करने वाले। कल क्या पढ़ना शुरू किया था? पेज नंबर क्या है? 245। एक नजर देख लें कल क्या बात हुई है पेज नंबर 243 पे। गुड डिसीजन, गुड डिसीजन, क्विक डिसीजन, लेकिन क्विक एंड डिसीजन। क्या ढूंढ रहे हैं सर? बैठ गया भाई। पेज नंबर 343 ढूंढे। कल क्या बातें चल रही थी? कल क्या बातें चल रही थी 243 पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसे कहते हैं? कब? प्रॉफिट एंड लॉस को कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को कहते हैं, लेकिन किस वक्त कहते हैं? जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। अरे 245 पे एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया था आपने। 240 सब्सक्रिप्शन अकाउंट देख के जो जो नजर आता है डेबिट क्रेडिट साइड पे बोल दे जरा तरतीब से। डेबिट से शुरू करें। ब्रॉट डाउन रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट साइड पे। ब्रॉट डाउन एडवांस फ्रॉम मेंबर्स, कैश डेबिट बोले एंट्री, कैश डेबिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। अगर बाय चेक पैसे मिले हो, अगर बैड डेट्स हो जाए, क्लोजिंग रिसीवेबल किधर आएगा? क्रेडिट साइड। क्लोजिंग रिसीवेबल किधर आएगा? क्लोजिंग एडवांस किधर आएगा? सब्सक्रिप्शन इनकम के रेफरेंसेस देख के एंट्री बोले। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट। सब्सक्रिप्शन इनकम ज़हन में लाएं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी।
इनकम्स में या एक्सपेंसेस में? इनकम्स में आएगी। पेज नंबर 245 पे है। बताएं कहां तक हुआ था सवाल, जरा ढूंढ के बताएं। नो नो नो, लेजर के बाद भी कुछ किया था, कहां तक हो गया था? पढ़ लिया था मौलाना, सवाल पढ़ लिया था, सवाल सॉल्व होना शुरू हो गया था, अपने आंसर्स ढूंढे, कहां तक हो गया था? ढूंढे 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 घूम गए, घूम गए घूम गए घूम गए, कहां तक हुआ? लेजर से बेटा गेम आगे चलेगी हुई, क्या कर रहे हो यार? 2 पोस्टिंग हो गई हुई यार, 2 अमाउंट्स पोस्ट हो गई हुई है। रसीद एंड पेमेंट अकाउंट में से सब्सक्रिप्शन रसीद पोस्ट हो गई हुई है। ढूंढने कहीं कहां पोस्ट हुई हुई है, कहां पोस्ट होगी सब्सक्रिप्शन की रसीद? सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हुई हुई है। और एक और पोस्ट हुई हुई है, एंट्रेंस फी की रसीद कहां पोस्ट हुई है? पूरा नाम बोले जहां पोस्ट हुई हुई है। एंट्रेंस फी रिसीवेबल का लेजर होने का मीनिंग क्या है? एंट्रेंस फी की रसीद और उसकी इनकम सेम नहीं होगी, है ना सर? मौसम बहुत आइडियल हो गया पढ़ाई के लिए, रिलैक्स होकर पढ़े, अल्लाह मालिक है। डोनेशन वर्ड आ गया लेजर में डेबिट साइड पे, कौन सा लेजर बना हुआ इस वक्त? रिसीवेबल। सवाल में कौन से लेजर में डोनेशन किधर नजर आ रही है? चलिए आप कंसंट्रेट करना जी, थोड़ी सारी बहस। डोनेशन आपको किस लेजर में किस तरफ नजर आ रही है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे नजर आ रही है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? एंट्री बनाना शुरू करेंगे। डोनेशन कहाँ डेबिट हुई हुई है? कैश या बैंक डेबिट हुआ हुआ जी? कैश तो डेबिट हो गया है, ये डोनेशन की रसीट है या डोनेशन इनकम है? डोनेशन की रसीट है ये। अब आगे कैसे पता चलेगा ये इनकम है या नहीं है? ढूंढे ढूंढे, अब अगर मगर रहने देना, अब ढूंढे, अब कहाँ ढूंढने जाके? स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन, अब अपनी वर्किंग्स ढूंढने सर, अब अपनी वर्किंग्स ढूंढ। कौन सा लेजर नहीं मिला है? कहाँ कहाँ कहाँ? वर्किंग्स में, वर्किंग्स बन चुकी हैं, लेजर बने हुए। कौन सा लेजर नहीं मिला? डोनेशन रिसीवेबल का। देयरफॉर क्या ये इनकम भी है? ये क्या तो था ही, रसीद तो है ही, लेकिन ये इनकम भी क्यों नहीं, क्यों ही है? इनकम भी क्यों है? तो इनकम एक्सपेंडिचर में है। पहली इनकम हमें मिल गई है 38,000। ओके कर ली। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज चल पड़े, पेज नंबर 245 पे सवाल है जो कल कर। अब उसे उन्होंने अगर करवाए तब फायदा यार, ये तो वही बहस है, फिर वही हो रही है और आप फिर वही है। इंटरेस्ट देखें क्या है ये? इंटरेस्ट की रिसीट है। सब कुछ ढूंढ के बताएं कहाँ लिखा? इंटरेस्ट रिसीवेबल का लेजर है, किस तरफ रसीद लिखो? रसीद किधर लिखो? डेबिट साइड पे रसीद आती है। अपना कौन सा लेजर उसका? कैश का, कैश का उसका अपना है। रसीद का लेजर कैश का है। क्या पैसे मिलने से रिसीवेबल बढ़ेगा या कम होगा? सोचे सोचे सोची पड़ो। कम होगा मींस क्रेडिट होगा। कैश तो डेबिट हुआ हुआ है, इंटरेस्ट का हुआ हुआ है। इंटरेस्ट रिसीवेबल का लेजर ना होता तो ये इनकम भी होनी थी। अब लेजर में से इंशाल्लाह इनकम निकल आएगी जी। नेक्स्ट 500 सोच के एंट्री। क्या डेबिट हुआ हुआ है? कैश तो डेबिट हो गया हुआ है। ये है क्या? डिस्पोजल की क्या रसीट है? कैश है या गेन है? कैश है। ये किस लेजर में आना है? फर्नीचर के लेजर में कैश आना, डिस्पोजल के लेजर में आएगा। और डिस्पोजल का लेजर बना तो नहीं हुआ, बना लेते हैं। अभी तक ये बातें सभी फाइनल नहीं कर रहे हैं आप। क्या कैश एसेट अकाउंट के अंदर आता है?
एसेट अकाउंट किस अमाउंट से या किस अमाउंट से क्रेडिट होता है, कॉस्ट से या डब्ल्यूडी से? कैश की एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। अगर डिस्पोजल अकाउंट बनाना हो तो पहले नहीं बना हुआ मींस नजर नहीं आ रहा, बना लेते, जरूरत नहीं होती वैसे समटाइम्स कंपाउंड एंट्रीज हो जाती है, लेकिन चलें डिस्पोजल अकाउंट जहां हो सके रिवाइज हो जाएगा। 500 की एंट्री बोल दें, जज़ाकल्लाह यार। क्रेडिट साइड पे जाएं, क्रेडिट साइड पे जाएं, किसकी क्रेडिट साइड पे जाएं? रसीद एंड पेमेंट अकाउंट में क्या लिखा नजर आया? सैलरीज एक्सपेंस लिखा नजर आ गया। सैलरी एक्सपेंस है, पेमेंट है? ढूंढे, बताएं क्या करो इसका। पेबल का लेजर है, ना होता तो फिर यही एक्सपेंस होता और देयरफॉर आप कहाँ लिखवाते? एक्सपेंडिचर्स में। लेकिन एक्सपेंस अभी आ जाएगा, पेमेंट मिल गई है, इस लेजर में किस तरफ लिख दिया मैंने? ये सारी क्रेडिट साइड कैंडी आप करवानी कोशिश करना। रेंट, रेंट टेबल के लेजर में पेमेंट लिखूं या प्रॉफिट एंड लॉस में? टेबल का लेजर मौजूद है, देयरफॉर पेमेंट और एक्सपेंस डिफरेंट हो जाएगी। इकट्ठे जी ऑनलाइन स्टूडेंट, यार पेमेंट तो क्रेडिट नहीं होती, मैं डेबिट करी जा रहा हूँ। आई होप ये मसला हल हो चुका है, ये लाइबिलिटी कम हो रही है पेमेंट होने से। आगे बढ़े, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस की पेमेंट कहाँ लिखूं? कौन सा लेजर नहीं मिला? देयरफॉर क्या ही क्या हो गया, एक्सपेंस एक्सपेंस नहीं हो गया यार, पेमेंट एक्सपेंस हो गई यार। कितनी अमाउंट है? 1500। पॉजिटिव नेगेटिव? अच्छा स्टेटमेंट बन रही है, इनकम्स पॉजिटिव हो जाएंगी और एक्सपेंसेस नेगेटिव हो जाएंगे। ये जरा एसी बंद ही कर दें थोड़ा सा, ये जरा कंडी तरफ, ये पड़ा होगा रिमोट, ये कंडी कीजिएगा जरा। नहीं वो कर देता आ रहा जी, आगे चले। एसी बंद होने लगा है इंशाल्लाह, अल्लाह मालिक आप सवाल करें, देखते बंद होता ही नहीं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी फाइनल करें। ये जहां बच्चा नहीं बैठा हुआ बस वो चलता रहना, जहां सीधा नहीं कोई पड़ी हो आगे से, बस एक आध वो चलता रहना, बाकी इधर से बंद कर दो। ये भी दोनों साइड पे बस एक चला दें, वहां जिस साइड पे स्टूडेंट नहीं है। ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्यों? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ठीक है, इसमें बीच में एक आध नई चीज जरूर आएगी, ये लेजर सब्सक्रिप्शन अकाउंट के एंगल से। बाकी टेक इट एज अ रिवीजन ऑफ कैश फ्लो एज वेल, कैश वाली बहस है, कैश फ्लो वाली बहस है। जनरल चार्जेस फाइनल करें। ना ना यार, जनरल फंड का माल है, जनरल फंड किस चीज का नाम है? इक्विटी का। इक्विटी किस नाम से लेजर चाहिए था? जनरल चार्जेस पेबल, वो तो इक्विटी का नाम है यार, जनरल फंड इज अनदर नेम ऑफ इक्विटी। इक्विटी, इक्विटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जनरल चार्जेस क्या चीज है? कुछ जनरल एक्सपेंसेस है, जनरल चार्जेस, मिसलेनियस जिसका वर्ड सुना कभी? छोटे मोटे खर्चे, जनरल खर्चे। स्टेट वे एक्सपेंसेस में क्यों लिख दिया मैंने? किसके पेबल का लेजर नहीं? पीरियोडिकल्स की पेमेंट का क्या करूं? ये चारों चीजें सीधी हमने खर्चों में क्यों लिख दी? क्योंकि इन सब का पेबल का बताया नहीं था, तो ये एक्सपेंस भी है, पेमेंट भी होपफुली। जज्बाती भी ना हो जाइएगा, इन्वेस्टमेंट की पेमेंट का क्या करो? ये भी एक्सपेंस ही है, ये एसेट है, बस एक्सपेंस नहीं एसेट है, तो इसकी क्या एंट्री बनेगी? इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, तो एक्सपेंसेस में आने के बजाय एसेट्स में आएगी। लेकिन जरा लेजर देखें, कोई लेजर तो नहीं इसका पहले से है, तो पहले भी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, और इन्वेस्टमेंट का मतलब, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, तो इसका इन्वेस्टमेंट का लेजर है।
कितने से इन्वेस्टमेंट हुई है? पीरियोडिकल्स बेटा न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स को कहते हैं। न्यूज़पेपर मैगजीन्स अगर खरीदे हो तो उसको पीरियोडिकल्स कहते हैं। क्लोजिंग बैलेंस का क्या करो? रसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस का क्या करो? नहीं कुछ तो करना है, वैसे वो भी पता होना चाहिए। ठीक है फिलहाल तो शायद कुछ नहीं, लेकिन क्या करना चाहिए इसका? ये है क्या, ये है क्या, मीनिंग क्या है इसका? हाँ जी, किसका क्लोजिंग बैलेंस है? कैश बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है। कहाँ जरूर मुझे लिखवाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब बनवाएंगे तो करंट एसेट्स के एंड में तो लिखवाएंगे। हाँ ठीक है ना, ये एक्सपेंस है ना ये इनकम है। ये है क्या? रसीद एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं किसे? तो कैश एंड बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो करंट एसेट्स में तो आएगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमने बनानी है तो क्लोजिंग बैलेंस हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगा। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक लास्ट स्टेप होता है जब सारी फिगर सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि और भी क्लोजिंग है। तो अभी भी लिखना है तो लिखा तो वैसे जा सकता है। आज लिखते हैं, जगह छोड़ी भी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आया, पहली हेडिंग क्या होगी? नॉन करंट के बाद तो करंट एसेट्स के आखिर में आता है, तो तकरीबन आधा को सफा रख लें करंट एसेट्स लायबिलिटीज के लिए। हाफ पेज के एंड पे आए, टोटल के लिए एक जगह छोड़ दें। हाफ पेज के मिड में, सॉरी हाफ पेज जहां मिड हो जाएगा, पेज जहां मिड हो जाएगा हाफ, वहां कैश एंड बैंक बैलेंस। तो बात समझ आ रही क्या करी जा रहा? क्या है इसे कहाँ लिख रहा हूँ? क्लोजिंग बैलेंस है, उसे एसेट्स में लिख रहा हूँ। कौन से एसेट्स में लिख रहा हूँ? करंट एसेट्स में क्यों लिख रहा हूँ? वही होती है फिगर। करंट एसेट्स में भी किस जगह होती है? एंड पे, एंड पे कैश एंड बैंक बैलेंसेस। मैंने तो कहा था कि डेबिट बैलेंस आया तो डेफिसिट होता है। मैंने तो कहा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अगर डेबिट बैलेंस आ जाए तो डेफिसिट होता है। तो एक ही बात है यार, कमाल है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या चीज है? वो तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या चीज है? ये कैश एंड बैंक अकाउंट। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने रिसीट एंड पेमेंट फाइनल करवा दी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से हमने ओपनिंग कल ही उठा लिए थे। पॉइंट नंबर 1 पे आ जाएं और प्लीज डिस्पोजल फाइनल कर दें। पढ़े पॉइंट नंबर 1। 4000 की सोच के एंट्री बताएं। हाँ जी बिल्कुल सही है, अगर आप सोचेंगे तो इसकी एंट्री बन ही नहीं सकती। एसेट अकाउंट्स डब्ल्यूडीवी पे हैं, कॉस्ट की एंट्री नहीं बनेगी। किसकी बनेगी? डब्ल्यूडीवी की बनानी पड़ेगी। बाकी जो 500 है वो शायद हमने वर्किंग देखें, 500 शायद हमने डिस्पोजल में लिख लिया हुआ। ये वही 500 फर्नीचर वाला ही है, फर्नीचर 500 रिसीट जो हुई थी। तो 4000 में क्या प्रॉब्लम है सर? क्या प्रॉब्लम है? कॉस्ट है, हमें डब्ल्यूडीवी चाहिए। कोई वर्किंग की है कभी जिंदगी में आपने ऐसी? वर्किंग्स में आ जाए डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल, डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल। कहां से वर्किंग शुरू होती थी यार? कॉस्ट कितनी है? कौन सी परचेज डेट है? कहां से कहां तक वर्किंग करवाएंगे आप? 1 जुलाई 2009 से 1 जनवरी 2011। मेथड ढूंढें, रेट ढूंढें, ईयर एंड ढूंढें। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मिल जाएगा नंबर 3 में। फर्स्ट ईयर रेट किससे मल्टीप्लाई होता है? नेक्स्ट ईयर से ऑनवर्ड्स, डब्ल्यूडीवी से। कभी इस तरह के वर्ड सुने आपने किसी से? पहले साल में एसेट कितना सा यूज हुआ है? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। ना करें, ना करें, ना करें। व्हाट इज द ईयर एंड? ईयर एंड अपना खुद ही कर देना है या सवाल के मुताबिक करना है? ईयर तो 31 दिसंबर पे एंड होता है, होता होगा, लेकिन सवाल में कब एंड हो रहा है? पूरा साल बनता है 800 या आ गया टेंशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 3200 याद आ गया कुछ? आगे ढूंढे जी। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल सही है। 2010 वाले साल में ऐसे पूरा साल यूज हुआ होगा, लेकिन डिस्पोजल डेट पे गौर करें। 1 जनवरी 11 का मतलब फर्दर कितने महीने?
इस साल में फर्दर और 6 महीने 2011 हमारे वाले साल में मिड में बेचा है, ध्यान से देखो 6 by 12 320 what is 2880। ये जितनी बातें हो जाएंगी ना इन दिनों में, टेक इट एज रवि एंड प्लीज। ये नहीं हो सकता कि हमने ईपीएस की हुई है, हमें कैश फ्लो आता है, हमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पता है, लेकिन हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी नहीं आती। ये ना मजाक हो जाएगी। अब ये ना हो कि किसी सवाल में ये आ जा रहा है, ये क्यों आया, ये आ सकता है। 1 जनवरी से, सॉरी मदद कर, 1 जनवरी 2011 क्यों निकाली है डब्ल्यूडीवी? बोलते चले जाएं, गेन निकालने के लिए तो की होगी, लेकिन और क्या मसला है? 2880 फर्नीचर के अकाउंट में से क्या एंट्री होनी है? डिस्पोजल डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट। कितने से यार? ये तो कॉस्ट से होती है एंट्री। होती है कब होती है? इस वक्त क्यों नहीं हो रही? ढूंढने फिगर्स पोस्ट करें। लॉस भी आ जाएगा। ये अब लेजर आपको पुकार के कह रहा है मुझे बैलेंस कर लें, लेकिन आपने अभी कहना है यार रुक जा, क्या हो गया? बाकियों की आवाजें भी आ रही हैं, सबको इकट्ठे ही बैलेंस करेंगे। तो साथ साथ दिल बड़ा करना है, लेकिन बेहतर यही है कि सब कुछ कर लें और एक दफा बैलेंस स्टेप वाइज चल रहे हैं। जिस तरह आप कैश फ्लो में स्टेप वाइज चलने पे आप अल्हम्दुलिल्लाह यूज टू हो गए, तो यहाँ भी रिलैक्स रहें आप। क्या वाकई यहाँ गेन आ जाएगा, गेन या लॉस आ जाएगा? बोर्ड पे देख के बताएं, बोर्ड पे नजर आ रहा है गेन आएगा लॉस आएगा? सोचें। लॉस इंशाल्लाह आ जाएगा। लॉस कहाँ आएगा? एक्सपेंडिचर्स में आ जाएगा। बात खत्म हो जाएगी। ये पॉइंट नंबर 1 पढ़ने ओके हो गए जर्नल स्टूडेंट्स? ओके। फाइनली एंट्री बोलते हैं 222880 2880। पॉइंट नंबर 2 की हमने एंट्री ऑलरेडी लिखी हुई है, ढूंढने जरा। पोस्टिंग देखिए उसके जरा खामोशी से, जरा एंट्री बस बोल दें, बाकी पोस्टिंग मैं करता हूं। पहले न्यू फर्नीचर डेबिट बोर्ड पे देखिए कितने से। रेफरेंस के तौर पे मैं ओल्ड फर्नीचर लिख रहा हूँ, ऑपोजिट इफेक्ट लिख रहा हूँ, डबल एंट्री वाला रेफरेंस लिख रहा हूँ। न्यू फर्नीचर डेबिट ओल्ड का रेफरेंस लिख रहा हूँ। दूसरा इफेक्ट ओल्ड क्रेडिट हो रहा है, रेफरेंस के तौर पे क्या आ जाएगा? न्यू फर्नीचर। ठहरे जानते हैं यार, डेबिट कितने से होना है यार? ओल्ड फर्नीचर के सामने तो 6000 लिखा हुआ है और रेफरेंस दे रहा हूँ यार। न्यू फर्नीचर डेबिट रेफरेंस किसका आ गया? ऑपोजिट इफेक्ट का। ओल्ड फर्नीचर डेबिट ओल्ड फर्नीचर क्रेडिट रेफरेंस किसका आ गया? न्यू फर्नीचर का। क्या रह गया? गेन हुआ है लॉस हुआ है? गेन कहाँ जाएगा? डिस्पोजल अकाउंट अब बनाने की जरूरत नहीं है, बना हुआ है। गेन कहाँ चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख लेते हैं। मैंने तो कहा था कैश फ्लो में गेन आता नहीं है। Income and expenditure account is simply another name of, in case of NPO, non-profit organization, it is simply another name of income and expenditure is another name of statement of comprehensive income, profit and loss, other income है यार, लेकिन यहाँ headings बस different है। कितना गेन है जी? 700। कहाँ आया जी? फर्नीचर में डेबिट साइड पे नहीं आया, क्रेडिट साइड पे पुराना आया, और गेन जो बनता था वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ गया। एक काम जरा और कर लें, हमें जरा जरूरत पड़नी, ये जरा लेजर में है, यहाँ हमें डेप्रिसिएशन अभी खुद कैलकुलेट करनी है, तो इसमें जरा डेट्स लिख लेगा। ये डिस्पोजल की डेट क्या थी? ये जरा डेट्स ढूंढना। 1 जनवरी 11 और एक्सचेंज की डेट क्या है? इस साल का शुरू है शायद 1 जुलाई 10। एक्सचेंज देखें जी कब हुआ है? 1 जुलाई 10 को क्या हुआ और क्या हुआ? क्या दे के क्या हुआ? पुराना दे के उसकी डिस्पोजल हो गई और उसकी जगह नया आ गया। डेट्स मैंने क्यों लिखी है वैसे? फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए डिसीजन लेना होता है, वो कौन सा एसेट कितने मंथ्स यूज हुआ। डन डन सर, आगे बढ़े सर। अब डेप्रिसिएशन रेट्स आ गए।
आज डेप्रिसिएशन की वर्किंग के बाद किस किस की डेप्रिसिएशन? फर्नीचर की और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की। फर्नीचर करवा दें, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कर लीजिएगा। कंसंट्रेशन फर्नीचर, टेक इट एज रबीन। पॉइंट नंबर 2, मेथड कौन सा है? मेथड रेट, फर्नीचर का रेट। लेजर देखें जी, फर्नीचर का छोड़ दें सब कुछ, फर्नीचर के लेजर में जाए। क्या तरीका होता था अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ओपनिंग WDV ढूंढ दें। ओपनिंग WDV बनी हुई है या बनानी पड़ रही है? किन सवालों में बनानी पड़ती है? जब सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता तो कॉस्ट में से WDV बनानी पड़नी थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करके। वर्ड्स याद आ गए? अगले वर्ड को याद करवाए। लेस ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल, बोर्ड पे ढूंढ के बताएं जरा, लेफ्ट साइड पे कहीं नजर आएगी आपको। ना करें ना करें वही बचपन वाली गलतियां। ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल 2880 यार, 2880 कब WDV है? वो तो मिड ऑफ द ईयर पे जाके है। साल के शुरू में WDV क्या थी? प्लीज 3200 याद आ गया सर? बात ही नहीं कभी भी, तो याद क्या आना है? रुके रुके रुके, एक और डिस्पोजल भी अगर मैं कहूँ है, लेजर लेजर लेजर, क्या पुराना भी गया है? तो एक तो बेचा मिड में, ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल, दो डिस्पोजल है। अगर मैं कहूँ कि दो डिस्पोजल हुई, एक कैश के बदले और एक एक्सचेंज के बदले, तो दूसरा WDV किसकी है? वो 6000 WDV है। WDV है सर, किस दिन की ही है? सोचे सोचे, सवाल पढ़े सवाल पढ़े। क्या ओपनिंग WDV है? वो क्यों? वो साल के शुरू में ही बेचा था और साल के शुरू की WDV गिवन है। कितना लिखूं? 6000। ये माइनस करके कौन से एसेट्स आते होते हैं? कैलकुलेटर पकड़े, कैलकुलेटर पकड़े। ये दोनों माइनस करके कौन से एसेट्स आ जाएंगे जो पूरा साल यूज हुए होंगे? 3080 मल्टीप्लाइड बाय 20%। किन एसेट्स की पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई जो पूरा साल यूज हुए होंगे? हम लिख रहे हैं, हम देख के लिख रहे हैं, मत करें ऐसे। नेक्स्ट स्टेप बोले क्या होता है? डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल्स। एडिशंस पे भी होनी है, लेकिन तरतीब क्या थी? 3200 होने। क्या 3200 फर्दर हमारे साल में यूज हुआ है? कितने मंथ्स यूज हुआ है? 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कैलकुलेट हुई हुई थी, 320। एक्सचेंज वाला इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज वाला भी इस साल यूज हुआ है। एक्सचेंज कब हुई है? तो वो साल के शुरू में एक्सचेंज हो गया, वो इस साल यूज नहीं हुआ होगा, लेकिन उसकी जगह डेबिट साइड देखें फर्नीचर की। एक्सचेंज क्योंकि साल के शुरू में हुई है तो पुराना इस साल बिल्कुल यूज नहीं हुआ होगा, लेकिन क्या नया वाला? कितने वाला? कितने वाला? डेप्रिसिएशन और एडिशन, कोई एडिशन है इस साल? कितने से? तो क्या 6700 वाला फर्नीचर पूरा साल यूज हुआ होगा? कौन सा इस्तेमाल ही नहीं हुआ होगा और कौन सा पूरा साल यूज हुआ होगा? पुराने वाला इस्तेमाल ही नहीं हुआ होगा, साल के शुरू में एक्सचेंज हो गया है। उसके बदले कौन सा एसेट आया होगा? 6700 वाला 20%, पहला साल है, आंसर आ जाएगा 1340। आई होप के कुछ याद आ गया है। क्या? अल्लाह ही जाने। नोट करें। हाँ जी, फिगर आ जाएगी जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने प्लीज सुना तो स्पीड अप हो जाए यार।
जो लोग कर लें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, सेल्फ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है सर जी। टोटल अगर कोई किया हो किसी 7820 is the total depreciation for this year of furniture। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का लेजर देखें, कोई उसमें एडिशन है? अच्छा वैसे एडिशन एक है, वो शायद अभी नेक्स्ट लाइन में, पहले उसकी भी बात कर लो थोड़ी सी और। एक सेकंड, अभी लेजर वो पूरा नहीं है शायद, देखें जरा पॉइंट नंबर 4, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अभी रहता है, एंट्री फाइनल हुई है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेबिट, हाँ पहले एक मिनट डेबिट पहले ये वर्किंग लिख ली थी, वर्किंग लिखना, बाकी जिन्होंने लिख ली है एंट्री के इफेक्ट सोचे कहाँ कहाँ जाएंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेबिट किस लेजर में फिगर जाएगी? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? नहीं इनकम में नहीं जाना इसने, ये पुलिस की कल बात हुई है, इसने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में फाइनली जाना है, नॉन करंट लायबिलिटीज में। अभी ये डेफर है, जब इक्विपमेंट डेप्रिशिएट होगा तो फिर ये इनकम बनेगी। अब ये ईयर एंड लिखा हुआ, ये कब मिला इक्विपमेंट? तो शायद इसकी डेप्रिसिएशन नहीं वैसे आएगी, लेकिन ये सोचने क्या इक्विपमेंट आ गया है तो इक्विपमेंट की एंट्री तो हो जाएगी, लेकिन इसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री अभी, डेप्रिसिएशन डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगी। अगर डेट्स अवेलेबल है तो हमेशा टाइम बेसिस है, तो कहाँ लिखी है? डेट तो लिखी नहीं हुई, लिखी हुई है सर, लिखी हुई, प्लीज लिखी हुई है, किस दिन आया है? ईयर एंड का मतलब किस दिन आया है? तो ईयर एंड पे है ना, तो इस साल फिर कितने अरसा यूज हुआ है? नेक्स्ट ईयर यूज होगा, नेक्स्ट ईयर फिर डेप्रिशिएट भी होगा, तो लिखना है इधर एंट्री। एंट्री क्यों लिख रहा हूँ अगर यूज नहीं हुआ? आ गया है, डेप्रिशिएट नहीं हो रहा क्योंकि इस्तेमाल इस साल शायद नहीं हो सका जी। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में फिगर है कितनी? 12,000, और रेफरेंस के तौर पे डेफर्ड ही लिख लें, डेफर्ड डोनेशन, डेफर्ड डोनेशन। और डेफर्ड डोनेशन का क्या करें? एक मिनट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इसकी बात खत्म करना है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स के लिए जगह छोड़ दी है आपने, नेक्स्ट हेडिंग होगी अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फंड एंड लायबिलिटीज। फंड एक वर्ड है, किसको रिप्लेस किया इसमें? इक्विटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज की जगह फंड एंड लायबिलिटीज। अब उसमें जगह छोड़ दें जरा 3-4 लाइनें, फंड कैसे आता है बताता हूँ। देन उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज हेडिंग लिखें 3-4 लाइनें छोड़ के, और ये डिसाइड करें आप ये जो डोनेशन है नॉन करंट में आएगी या करंट में आएगी? कुछ करंट में आपकी बात ठीक है, लेकिन एक मसला है। नहीं वो मसला नहीं है, कम मसला जो है वो सही जरा ज़हन में लाएं। डेफर्ड डोनेशन, बस हेडिंग लिख के रुक जाओ जरा, मेरी बात जरा पूरी हो लेना। असल में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इस तरह की एक बात हुई थी। हाँ जी, गवर्नमेंट ग्रांट में ये जरा नोट करें, पेज रिवाइज किया करें जब जब कहूँ मैं। ये नहीं डेफर्ड तो बन जाएगी, लेकिन इसमें से अब नेक्स्ट ईयर कितनी इनकम बननी है, उसके बाद कितनी इनकम बननी है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अगर हो तो फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अगर आप रेट की बेस पे वर्किंग करेंगे तो ये पूरी हो नहीं सकेगी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम अब ये है इसकी लाइफ नहीं दी हुई, जरा ढूंढे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की लाइफ नहीं है, सिर्फ रेट है। तो इसको बेहतर यही रहेगा कि आप, मैं एक पेज बता रहा हूँ, ये एक सेकंड मैं पेज ढूंढूं, पेज नंबर 253, वॉल्यूम 1 का पेज नंबर 253। तो फिलहाल जो मैं कहूंगा वो लिख लीजिएगा, लेकिन इसको फिर नेक्स्ट टाइम मुझे याद करवा दीजिएगा। आप लोग पेज नंबर 253 पर रिवाइज कर लीजिएगा। उसमें लाइफ थी 3 साल, देयरफॉर फिर हमने किया ये था, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जस्ट याद दिलाने के लिए, नहीं वो बाद में आराम से देखिएगा, इस तरह शायद बात याद ना आए। 3 साल की फिर हमने डेप्रिसिएशन निकाली थी। असल में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो रेट होता है वो फार्मूला किसी को पता है? रेट का फार्मूला क्या रिड्यूसिंग बैलेंस का? 1 माइनस एन रेजिडुअल वैल्यू कॉस्ट, उससे एक रेट निकलता है।
उस रेट के अंदर ही रेजिडुअल वैल्यू के इफेक्ट्स भी आ जाते हैं। तो डेप्रिसिएशन जो रेट होता है जब आप एसेट को लगाएंगे तो एसेट उतना बच जाएगा जितना उसकी रेजिडुअल वैल्यू एंड में होगी। लेकिन ये जो डोनेशन हमें मिली है, इस पूरी डोनेशन ने इनकम बनना है, तो इसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं होगी। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन में उसकी लाइफ नहीं है, सिर्फ रेट है। तो पेज नंबर 253 लिखे जरा, वॉल्यूम 1 पेज नंबर 253, उसमें लाइफ भी थी और रेट भी था। तो हमने किया ये था कि रेट की बेस पे 3 साल की डेप्रिसिएशन निकाल ली थी, जो 3 सालों में डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है, उसका फिर हमने एक सम करके एक परसेंटेज की वर्किंग की थी। तो बेहतर ये रहेगा उसको रिवाइज कर लीजिएगा। फिलहाल मैं डेफर्ड डोनेशन को बोर्ड पर जरा देखें, नॉन करंट लाइबिलिटीज में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ लाइफ नहीं है, जिसकी वजह से मैं इसका ब्रेकअप नहीं कर पा रहा। बेहतर यही रहेगा कि मैंने जो पूरा बोला आपके साथ, इसको ढूंढने तरफ लिखिए पेज नंबर, तो इसको रिवाइज कर लेना आपने, फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो फर्दर बहस कर लेंगे। तो पेज नंबर 253, वैसे तो मेरा ख्याल है ये मैंने पेजेस कई दफा आपको वैसे भी कहे बार बार, आई होप कि कभी आपने देखे होंगे। पे वॉल्यूम 1 एक एग्जांपल है, जरूर इस तरह की चीजें बार बार देखते रहें ताकि राइट टाइम पे ये मैक्सिमम चीजें याद आ जाए। फिलहाल काइंडली जरा नॉन करंट लायबिलिटीज में ही लिख लें। ये तो पता है ना, ये लायबिलिटीज में फिगर आनी है। मैं सिर्फ क्या नहीं कर पा रहा, नेक्स्ट ईयर में इसमें से कितनी इनकम आनी है वो हम इसलिए कैलकुलेट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें टोटल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट नहीं पता, रिड्यूसिंग बैलेंस का सिर्फ रेट पता है। और जो मैंने पेज आपको बताया उसमें लाइफ भी पता है और रेट भी पता है, इसलिए वहां पूरी बात हो सकती थी। ठीक है, तो एक नजर जरूर रिवाइज करिएगा काइंडली। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने नोट कर लिया? बाकी फिलहाल जरा काइंडली पोस्ट करने कहाँ कहाँ लिखा आप लोगों ने? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेबिट कर लिया और डेफर्ड डोनेशन नॉन करंट लायबिलिटीज में आ गई। ठीक है, ठीक है सर। चलिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की अब डेप्रिसिएशन फाइनल करें। ओपनिंग बैलेंस कितना? ओपनिंग बैलेंस कितना भाईजान? 20,000 ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। जी वर्किंग करें। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 20,000 है, लेस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। डिस्पोजल है ही नहीं तो स्ट्रेट अवे क्या करेंगे? क्या ये पूरा साल यूज हुआ है? रेट लगाते हैं यार, इसलिए तो आपको कह रहा हूँ। %15 रेट 3,000 ही बनना है यार उस गरीब ने। ठीक है जी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बोलेगा 20,000। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 20,000। नो डिस्पोजल देयरफॉर क्या बनता है? पूरा साल एसेट यूज हुआ होगा, रेट लगाएं 3,000। एक एडिशन तो है ना, लेकिन एडिशन ईयर एंड पे है, देयरफॉर उसकी इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज ना होने की वजह से ये 3,000 ही टोटल डेप्रिसिएशन आ गई। नोटेड प्लीज। एंट्री बोले, एंट्री बोले सर। नहीं वो एंट्री तो होगी ना, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तो बहस होगी। डेप्रिसिएशन डेबिट, अच्छा ये दोनों डेप्रिसिएशन अब रिकॉर्ड होनी है। किस किस की? फर्नीचर की और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की। पोस्टिंग जरा देखें, बल्कि खुद करें जरा। ये डेप्रिसिएशंस कहाँ जाएंगी? क्रेडिट साइड। डेबिट कहाँ जाएगा? पूरी एंट्री बोला करें। डेप्रिसिएशन डेबिट होके कहीं जाएगी सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंसेस में जाएगी। और क्रेडिट होके कहाँ आएगी? एसेट्स में आएगी। तो पूरी एंट्री पोस्ट करें। डेप्रिसिएशन कितने कितने से डेबिट? 7,820 से, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की भी 3,000 से। डेप्रिसिएशन तो इकट्ठी कर सकते हैं आप एक्सपेंसेस में, लेकिन क्रेडिट इफेक्ट कहाँ और कहाँ लिखना पड़ेगा? फर्नीचर में और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है क्या? एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा? मैंने तो कहा था डेप्रिसिएशन कैश फ्लो में आती नहीं है। और ये भी कैश फ्लो ही है यार, ये क्या है? ये प्रॉफिट एंड लॉस पे वापसी हो चुकी है हमारी, लेकिन किस नाम से?
इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नाम से। तो डेप्रिसिएशन इज 7820 प्लस 3000 710 अब डेफिनेटली अलग भी लिखी जा सकती है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट, लेकिन एक्सपेंस इकट्ठा हो सकता है। फर्नीचर के लेजर में डेप्रिसिएशन लेकिन 7820 ही आएगी, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लेजर में डेप्रिसिएशन 3000 आएगी। डन है प्लीज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। जी डिस्पोजल में डेप्रिसिएशन की एंट्री बोले, डेप डेबिट रीशन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन की एंट्री बोल मेरा भाई। सेल डेबिट कॉस्ट क्रेडिट, डेप्रिसिएशन की एंट्री बोले डेप्रिसिएशन डेबिट एक्सपेंसेस में, डब्ल्यूडीबी पे लेजर है, एसेट्स क्रेडिट एसेट्स में। डिस्पोजल में कहां लिखूं, किस तरफ लिखूं? डिस्पोजल में मेरी तरफ देखें, दुनिया तो ऐसे तंग करेगी तो आ जाते हैं, मैंने कब कहा कि नहीं है। डिस्पोजल अकाउंट देख लेते हैं, क्या डिस्पोजल अकाउंट में डेप्रिसिएशन आती है या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आती है? तो वो क्यों नहीं होगी, एसेट अकाउंट वैसे डब्ल्यूडीबी पे। एंट्री नहीं बोलनी, दुनिया जहान की चीजें से। डेप्रिसिएशन की एंट्री, वो डेबिट वो क्रेडिट, हमें क्या पता डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है जी। एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़े जी, कौन सा पॉइंट रह गया, हमें क्या पता। आखिरी रहता है यार, अभी आखिरी कब हुआ था, जब लेजर्स बने थे। तो जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो वर्किंग्स ने बैलेंस होना है। सबसे पहले आ रहे जनरल फंड। जनरल फंड का ओपनिंग कितना है? जनरल फंड है किसका नाम? ओपनिंग इक्विटी है। इसमें सरप्लस अगर होगा तो ऐड हो जाएगा। सरप्लस क्या होता है? प्रॉफिट की जगह अगर सरप्लस होगा, प्रॉफिट का नाम सरप्लस होगा, वो इसमें प्लस हो जाएगा, और अगर डेफिसिट होगा तो इसमें से लेस हो जाएगा। जिस तरह बचपन में कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस माइनस माइनस, लेकिन ड्राइंग्स का यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ड्राइंग्स डिविडेंड का वर्ड नहीं होगा। सरप्लस किसे कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में? प्रॉफिट को, अगर प्रॉफिट होगा तो ऐड हो जाएगा सरप्लस के नाम से, और अगर डेफिसिट आया तो लॉस लेस हो जाएगा। इट मींस फिलहाल जो ब्रॉड डाउन है इसी में सरप्लस अभी शायद ऐड होना है। किस तरफ आएगा अगर सरप्लस होगा, और अगर डेफिसिट होगा तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो अगर लेजर कंप्लीट कर लेते हैं मेरे ख्याल में, अभी फिलहाल क्यों नहीं आया, ये कहां से आना है सरप्लस से डेफिसिट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जरा देखें, फिगर्स पूरी होगी, कुछ फिगर्स अभी कहां से आनी है, कौन से लेजर से अभी बैलेंस होने लेजर से। तो जनरल फंड मैंने एज इट इज क्यों फिलहाल छोड़ दी है, इसमें भी सरप्लस से डेफिसिट आएगा तो फिर फाइनल डिसीजन ले लेते हैं जी। रेंट पेबल अगला, चलो इसमें से क्या निकल आएगा, स्पीड अप होना था। रेंट पेबल में किस तरफ से क्या निकल आएगा? बिल्कुल सही कहा आपने। और सैलरीज पेबल में से भी क्या निकल आएगा? ये कर ले, दोनों बैलेंस कर ले। रेंट पेबल कितना रह गया? 25,000, और सैलरीज पेबल 50,000। क्या मिला ये हमें, किस साइड से? एक्सपेंस तो डेबिट होता है, तो डेबिट ही है। बिल्कुल सही वर्ड बोला, ये भाई ने सही वर्ड बोला, ये डेबिट ही है। डबल एंट्री देख के बोलना रहा क्या है, एक्सपेंस डेबिट ही हो रहा है, पेबल क्रेडिट हो रहा है। कहाँ है ये एक्सपेंसेस? एक्सपेंडिचर्स में। तो रेंट पेबल, सॉरी रेंट एक्सपेंस कितनी फिगर? रेंट एक्सपेंस 25,000, सैलरीज एक्सपेंस 50,000। पॉजिटिव फिगर्स आएंगी नेगेटिव आएंगी? खर्चे नेगेटिव आते चले जाएंगे। पहले वहां से 25 देख के लिखा है, 50 देख के बोर्ड से देख के लिखा था लेजर के अंदर, अब फिर बोर्ड से देख के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 50 और 25 देख के ब्रैकेट भी देख के लगाइए। लेकिन लगा लिए ना, देखे यार। नेक्स्ट लेजर
फर्नीचर इंडिविजुअल डिसीजन लेनी। फर्नीचर के लेजर में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या आना चाहिए? अब सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन क्या मिसिंग है? क्लोजिंग मिसिंग है जी। क्लोजिंग बता दो। 30 लग रहा है। 30 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहाँ आएगा? ये किस लेजर का कौन सा बैलेंस है? फर्नीचर के लेजर का क्लोजिंग बैलेंस है, कहाँ आएगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहाँ आएगा? नॉन करंट एसेट्स में कैसे आएगा? फर्नीचर के सामने 30,000 WDV लिखी है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कैलकुलेटर अलाउड है। 20 12 32 -30 बनता तो 29 ही है, लेकिन कर लें टोटल। ठीक है मौलाना, सही है, लेकिन कैलकुलेटर अलाउड है। ये ना हो कि सिंपल फिगर भी जमा तफरीक में गायब हो जाए। 29,000 क्या मिला मुझे? कहाँ लिखवाएंगे? वो इंशाल्लाह भी एंड में बना लेंगे। इन्वेस्टमेंट जहन में लाएं। 1 लाख की पहले थी, 2 लाख और हुई, टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई? क्या आ गया? क्लोजिंग आ गया, इन्वेस्टमेंट टोटल आ गई। ये कहाँ आएगी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। अच्छा ये नहीं पता ये लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म, तो मजबूरन कुछ अजीम करना पड़ेगा। तो जो आप हुक्म करेंगे वो अजीम कर लेंगे। लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी, पता नहीं है। आप जो हुक्म करेंगे वो कर लेंगे। आए मेन चीज पे पहले है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल के लेजर में मैंने तो कहा था दोनों बैलेंसेस होते हैं। हो सकते हैं कौन कौन से? रिसीवेबल भी और एडवांस भी, लेकिन जरूरी नहीं है। बैलेंस करके सोचें क्या आ गया, किधर से क्या आ गया। ये वर्ड फंसा हुआ है, सही बोला नहीं जा रहा। रिपीट करें जरा। और डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है, तो डेबिट पे इनकम कैसे आ सकती है? कैश डेबिट नहीं है। रिसीवेबल कब डेबिट हो रहा होगा? जब इनकम बढ़ेगी। ना करें ना करें, इनकम बढ़ने से रिसीवेबल होगा या कैश मिलने से रिसीवेबल बढ़ेगा? इनकम होने से रिसीवेबल बढ़ जाएगा और कैश मिलने से रिसीवेबल कम हो जाएगा। डबल एंट्री प्लीज बोलने की कोशिश करें। सब्सक्रिप्शन अकाउंट यहाँ सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल के नाम से बना हुआ है। बाय द नेम ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट। व्हाई द इनकम एंड रिसीट इज डिफरेंट फिगर? किसका? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का अगर ओपनिंग क्लोजिंग ना होता तो क्या ही क्या होता? फिर यही रिसीव्ड इनकम होता। पहले रिसीव मिला था, इनकम मिला था? रिसीव मिली थी और इनकम हमने ढूंढ ली है। इनकम कहाँ आएगी? इनकम्स में आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कितनी है जी सब्सक्रिप्शन इनकम? 194,000। पॉजिटिव नेगेटिव? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके? आई होप कि अभी इस वर्ड्स आप सुन सुन के थक गए। अल्लाह करे। इंटरेस्ट रिसीवेबल ट्राई करें जी अच्छी सी। हाँ यहाँ एक मसला है, मसला इन सेंस डिसीजन लेना पड़ना। बैलेंस करें, फिलहाल बैलेंस ही कर सकते। किधर 5,000 आ रहा है? क्या है ये 5,000? एक अगर अकाउंटेंट बन के लेजर पढ़ा जाए। हाँ जी अकाउंटेंट बन के लेजर पढ़ना है। ना ना ना, ब्रॉड डाउन कितना है? ये क्या है ब्रॉड डाउन का मीनिंग? थोड़ा सा और अच्छा काम करेंगे। 11,000 11,000 ब्रॉड डाउन। क्या ये इनकम हो गई थी? क्या ये इनकम हो गई थी? रिसीव नहीं हुई थी, तो 11,000 तो पुराना रिसीवेबल है। क्रेडिट साइड देखें, 16,000 क्या है? रिसीव्ड। तो 16,000 में सबसे पहले तो मोस्ट लॉजिकली कौन सा रिसीव होना चाहिए? जो पुराना था। बाकी 5,000 फिर किस साल वाला रिसीव हुआ है? इस साल वाला या अगले साल वाला? ये भी वैसे हो सकता है यार कि हम इसे सीढ़ी समझे। इधर सीढ़ी हो सकता है वैसे, हो सकता। कंसंट्रेट तो करके ही होगे, क्यों नहीं हो सकता? अभी मानना तुम। क्या ये हो सकता है कि इस साल कुछ पैसे अगले साल के भी मिल गए? इस साल कुछ पैसे अगले साल के मिल गए, तो क्लोजिंग एडवांस हो सकता है।
होने को सब कुछ हो ही जाना, कंसंट्रेशन रहा। रिसीवेबल का लेजर है, अगर रिसीव्ड ज्यादा हो जाए तो क्लोजिंग एडवांस होता है। लेकिन इस सिचुएशन इस केस में सिचुएशन बनेगी क्या कि हम कहना ये चाह रहे होंगे कि 16,000 में 11,000 पिछला और 5,000 अगला, इन अदर वर्ड इस साल का कुछ नहीं मिला, तो ये हो तो सकता है, लेकिन शायद हम बड़ा जंप लगा रहे हैं। नॉर्मल सिचुएशन क्या रखनी चाहिए कि 11,000 पिछला मिला और 5,000 इस साल का इसी साल मिल गया, तो रेफरेंस क्या लिखूं इसके साथ, इनकम या सीडी? एक्सपेंस लिख देता हूं। रिसीवेबल एक्सपेंस होते ही नहीं, एक्सपेंस पेबल होते हैं, इनकम रिसीवेबल होते हैं। क्या सीडी हो सकता है? लेकिन सीडी का मीनिंग क्या होगा? इस साल अगले साल का मिल गया, यकीनन मिल सकता है, लेकिन शायद उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वरना ये पैसे फिर इस साल के इसी साल मिल गए होंगे। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिसीट ड्यूरिंग द ईयर? 16. व्हाट इज द इनकम ड्यूरिंग द ईयर? व्हाई द इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रिसीट? ओपनिंग है, ओपनिंग है, वही मसला है। अगर ओपनिंग ना होता 16 क्या भी होता, 16 क्या भी होता, रिसीट भी होनी थी, इनकम भी होनी थी। व्हाई द इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रिसीट? वही ओपनिंग क्लोजिंग की गेम चल रही है। ये ओके जी प्लीज? क्या अज्यूम करने की बजाय मैंने क्या अज्यूम किया? मैंने नॉर्मल सिचुएशन अज्यूम की है। अच्छा, एक क्लोजिंग रिसीवेबल भी हो सकता है, ये 5,000 क्लोजिंग रिसीवेबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिफरेंस किधर आ रहा है? क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो ये रिसीवेबल नहीं हो सकता। हाँ, अगर एक क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आता तो फिर ये क्लोजिंग रिसीवेबल हो सकता था। क्या रिसीव ज्यादा हुआ है? रिसीवेबल कब होता है? जब रिसीव कम हुआ, इनकम ज्यादा हो, रिसीव कम हुआ। यहाँ रिसीव ज्यादा हुआ है, तो विच मीन्स क्या कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी है? कितनी एक्स्ट्रा है? तो यार 16,000 पैसे मिले, 5,000 इनकम कैसे होगी? पुराना रहता वो पहले से इनकम है। आई होप के कुछ अकाउंटेंट बन गए आप। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से मिलाएं, 16 आएगा, 11 आएगा या 5 आएगा? और जाने दें यार, थोड़ा सा लिख रहे हैं, 16 लिख दें यार। झूठ बोलने की आपको आदत नहीं है, वो आप कर नहीं सकते। मेरे जैसे आपको कहीं भी यार कर दे कुछ नहीं होता, तो आप हमेशा इंशाल्लाह नहीं मानेंगे। जी क्या वर्ड्स लिखूं? इंटरेस्ट इनकम। मेरे जैसे आपकी जिंदगी में बहुत आएंगे, तो कर ला बेटा, कुछ नहीं होता, दुनिया ऐसी चलती है, कर ला। लेकिन जिस तरह आपने मुझे रोका नहीं, आपने कह देना भाईजान नहीं, मैंने मरना, मैंने साथ देने, ऐसी है यार, उसने कौन सा साथ जाना, अकेले अकेले जाना पड़ना, ऐसी है सर। 16,000 लिख दो सर? नो, ऊंचा बोले नो, सेंस ही नहीं बनती, इनकम लिखनी चाहिए। अगला लेजर सर, इंटरेस्ट फी रिसीवेबल का जरा इंडिविजुअली फाइनल डिसीजन ले, सोचें जरा इस लेजर में किधर फर्क है, क्या हो सकता है, कितना फर्क है, क्या है, क्यों? नहीं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेजर बैलेंस हो रहा है, इधर इनकम ही आती है, ये तो ठीक हो गया। कैसे फिगर्स पढ़े? ब्रॉड डाउन कितना था? नहीं था, 63,000 मिला है, 3,000 रिसीवेबल है, तो कितनी टोटल इनकम हुई होगी, उसमें से कितना मिल गया है, कितना रह गया है? 66,000 इनकम हुई होगी, 63,000 मिल गई है, 3,000 रह गई है। उसने हमें सीधा इनकम बताने के बजाय क्या किया है, रिसीव्ड बता दिया है, रिसीवेबल बता दिया है, इनकम आपने खुद ढूंढ ली। ऐसे ही है। कितना लिखो इनकम एक्सपेंडिचर में? और 63 लिख लें यार, तो ज्यादा हो जाएगी इनकम, होने दे, हमारे ये काम नहीं कि इनकम ज्यादा हो या कम हो, जितनी है बस है। नाम क्या बना जी? एंट्रेंस फी इनकम। एनी अदर लेजर? है हमारा फेवरेट है, जब कह रहे थे है। इनकम जो लिख दी 66,000, डिस्पोजल बैलेंस करके वापस आए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग फाइनल है यहाँ तक, साथ साथ चलिएगा प्लीज। ये गेन है लॉस है, हमें कैसे पता चलेगा? नजर आ रहा है, पता चल रहा है, सब कुछ नजर आ रहा है। डब्ल्यूडीवी ज्यादा है कम है?
कितनी ज्यादा है? लॉस ऑन डिस्पोजल कितनी फिगर है? 2380। वाई लॉस? कैश कम है, WDV ज्यादा है। कितने कम पैसे मिले हैं? किस तरफ डिफरेंस आ रहा है? जान दे क्रेडिट से। डेबिट साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है? क्रेडिट साइड पे डेबिट बैलेंस आ रहा है। कहाँ जाएगा ये? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। कितना जाएगा? 2380। ओके सर। तो जब लेजर्स बैलेंस हो जाएंगे तो लास्ट स्टेप क्या करेंगे? पहले क्या बैलेंस करेंगे, फिर क्या बैलेंस करेंगे? पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बैलेंस करेंगे? ताकि वहां से सरप्लस या डेफिसिट मिले, उससे फिर जनरल फंड ने फाइनल होना है, फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनेगी। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस करें, इनकम्स का अलग टोटल करें, एक्सपेंडिचर्स का अलग टोटल करें, और फाइनली ये लेजर्स फाइनल हो गए सबके, और उसके बाद फिर डेफिसिट या सरप्लस ट्राई करें। ये मेरे साथ एक मिनट जरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की फिगर्स मैच कर लेना। सब लोग अगर फिगर देखना तो देख लो, कोई अगर कम ज्यादा होगी तो मुझे बता दो। सब लोग अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की फिगर्स मैच कर लो। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके, इकट्ठे सारे कंप्लीट है? करें ये टोटल इनकम्स का अलग कर लें, एक्सपेंडिचर्स का अलग कर लें, बाद में फिर नेट कर लीजिएगा। इनकम्स का टोटल 303700 क्या करें प्लीज? एक्सपेंडिचर्स का सम 93,700। अब क्या करेंगे लास्ट? इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स आपस में नेटअप कर दें। सरप्लस से डेफिसिट ये कैसे पता चलेगा? पॉजिटिव भी ठीक है, इनकम ज्यादा। प्रॉफिट लिखो वर्ड या सरप्लस? सरप्लस। मिल गया सरप्लस। 210 बनता है, 2,10,000 सरप्लस कहाँ जाएगा? जनरल फंड में ले जाए, वहीं क्लोजिंग निकालना है। जनरल फंड का एक लेजर बनाया हुआ है। करिए नोट। जनरल फंड इस साइड पे कितना? 2,10,000 क्लोजिंग 382500। कर ले पूरा। ओके प्लीज। अब फाइनली क्या करना है? वर्किंग्स में वो सारे लेजर बन गए हुए हैं जिनमें क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे हैं, तो आपने सिर्फ उनको उनकी नेचर के मुताबिक पिक करके लिखते जाना है। तो मेरे ख्याल जनरल फंड से शुरू करना है। जनरल फंड का क्लोजिंग कितना है? अच्छा वैसे ज्यादा बेहतर ये रहता है, एक सेकंड जरा बोर्ड पे देखें, ये जनरल फंड लेजर तो बन गया, टोटल हो गया हुआ है, लेकिन अगर उसकी प्रेजेंटेशन दोबारा हो जाए तो ये जरा अच्छा रहता है, जिस तरह आप बचपन में नहीं करते थे प्लस प्रॉफिट। तो वैसे तो ये क्लोजिंग सीधा आ जाना है, लेकिन जरा प्रेजेंटेशन रखना तो अच्छा है। मेरी बात समझ आई? लेजर बनना हुआ है, क्लोजिंग हो गया हुआ है, मैं सिर्फ क्या कह रहा हूँ कि उसका प्रेजेंट करें किस जगह पे, ये किस जगह काम किया मैंने? फंड एंड लायबिलिटीज की हेडिंग में जो सरप्लस प्लस करके सिर्फ प्रेजेंट किया मैंने, लेजर देख के मैंने लिखी है इक्विटी की जगह पे। सही है, सही है। इसके आगे बस सब पेबल्स आ रहे हैं, एसेट्स आ रहे हैं, कोशिश करेंगे। ये कहाँ आना चाहिए? रेंट पेबल, सैलरीज पेबल। ना ना यार, ना कर यार। रेंट पेबल बेटा वो इक्विटी है, जनरल फंड का नाम मतलब ही इक्विटी है, इसमें इक्विटी में प्रॉफिट आता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जनरल फंड, एक्यूमुलेटेड फंड इज अनदर नेम ऑफ इक्विटी। तो इक्विटी में ही प्रॉफिट आता है, और प्रॉफिट का नाम बदल के सरप्लस हो गया। ठीक है।
जी रेंट पेएबल 2000, कहाँ देख के लिखवा रहे हैं आप? कौन से लेजर्स जो वर्किंग में बने हुए हैं? सीडी ढूंढने बस आपने, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना इतना इशू नहीं है अब। ये जनरल फंड बड़ा क्लियर हो गया जी। सैलरीज पेएबल 4000 जी, करंट लायबिलिटीज होनी चाहिए। फर्नीचर भी नॉन करंट एसेट लायबिलिटी। अब ये ना कि कहीं जहां लिखना शुरू वहीं जज्बाती हो रहे। नॉन करंट एसेट्स में फर्नीचर के सामने 30,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के सामने कितना 29,000। देखते जाए, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने दी, नॉन करंट में लिख के बात खत्म करें। इन्वेस्टमेंट नॉन करंट अज्यूम करना पड़ रहा है बिकॉज इंफॉर्मेशन नहीं है। कहाँ देख के आप लिखी जा रहे हैं? लेजर के कौन सा बैलेंस देख के लिखी जा रहे हैं? करंट एसेट्स में आएंगी ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल्स और इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट फी रिसीवेबल, 3 रिसीवेबल्स भी हैं। बाय डिफॉल्ट सब्सक्रिप्शन इज अ करंट एसेट, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। पूरा करें। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल बोलते जाइएगा फिगर 8,000। आगे प्लीज ढूंढ के लिखें। इंटरेस्ट रिसीवेबल की फिगर, सॉरी इंटरेस्ट रिसीवेबल तो है नहीं। इंटरेस्ट फी रिसीवेबल, इंटरेस्ट फी रिसीवेबल कितना हो गया? 3,000। बस यही है मतलब। कैश एंड बैंक कहाँ से देख के आपने ऑलरेडी लिखवा दिया था? बोल दे कहाँ देख के लिखवाया था? कहाँ? हाँ जी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो बनाया नहीं हुआ आपने वर्किंग्स में। पता क्यों नहीं बनाया था? कौन सा लेजर पहले ही बना हुआ था, तो फिर दोबारा उसे बनाना ऐसे टाइम वेस्टिंग हो गया था जी। बस यही है फिगर से टोटल करके देखें, बिस्मिल्लाह पढ़ें। टोटल एसेट्स एंड टोटल ऑफ इक्विटी फंड एंड लायबिलिटीज। मैच करें जी मेरे साथ, एसेट्स देख लें। कोई एसेट अगर मेरा सही नहीं है तो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, जरा देख लें। टोटल बता दो। 40, 400, 500। शुक्र है कोई फिगर तो सीधी आई है। एसेट्स ठीक है नहीं? फंड एंड लायबिलिटीज का टोटल फिगर्स भी मैच कर लें। फिगर 400, 500 टोटल फंड एंड लायबिलिटीज। 382, 500 से शुरू करना आगे, प्लस 12,000 प्लस 2,000 प्लस 4,000। आई होप कि बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। चले सर, जो 2 दिन आप चीजें रिवाइज करेंगे वो जरा नोट करें। वॉल्यूम 1 में पहले लिखना। पेज नंबर 65, वॉल्यूम 1 के पेज नंबर बता रहा हूँ।
ये अज्यूम्ड है कि अगले 2 दिनों में आप अब डेफिनेटली आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, जो भी होंगे 3 मैं अज्यूम करूंगा, लेकिन उनमें से अगर कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो उसको आप दोनों दिनों में थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे, और अगर कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो उसको एक एक दिन का रिमेनिंग हाफ पोर्शन दे देंगे। तो मैं अज्यूम करूंगा कि अकाउंटिंग के लिए आप किसी एक दिन आधा दिन मींस 5-6 घंटे जरूर देंगे। तो पेज नंबर 65 मेजोरिटी क्वेश्चन वो होंगे जो आपने पहले किए हुए हैं। हाँ जी, वॉल्यूम 1 में पहले सारे बताऊंगा, वॉल्यूम 1 के सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ। मेजोरिटी क्वेश्चन वही होंगे जो आपने पहले किए हुए हैं, विच मीन्स आपने सिंपली इन्हें रिवाइज करना है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अनलेस अगर कोई मुझे महसूस हुआ कि कोई और आप क्वेश्चन आप कर सकते हैं तो मैं बताता हूँ। पेज नंबर 65, पेज नंबर 71 and 2, पता नहीं यार, नहीं जहाँ पे नहीं बता रहा वो डेफिनेटली आप ढूंढ लेंगे। अगर नहीं बता रहा तो सारा पेज या तो एक ही सवाल होगा या फिर थ्योरी का पेज होगा, आराम से पढ़िएगा, जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं क्वेश्चन नंबर बता दूंगा। पेज नंबर 89, पेज नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 4, पेज 92, क्वेश्चन नंबर 4। पेज 112, क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4। ये सब कुछ हुआ मेरे ख्याल अभी तक जितना मैंने किया हुआ। पेज 129, क्वेश्चन नंबर 2, पेज 129, क्वेश्चन नंबर 2। पेज नंबर 147, एक ही सवाल है। पेज 177 and 178, पेज नंबर 185। ये रेशोस के मैंने 3 पेजेस दिए जो अभी मैंने आखिरी में बोलने हैं, ये सिर्फ थ्योरी के एंगल से दिए मैंने, बाकी मैं अज्यूम कर रहा हूँ रेशोस के क्वेश्चंस आप रेगुलरली करते रहते हैं। तो मैंने क्वेश्चंस नहीं किए, वो जो थ्योरी है, लिमिटेशंस ऑफ रेशोस, विंडो ड्रेसिंग, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एनालिसिस, इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना, इन चीज़ों को भी टाइम दें। बाकी रेशोस को मेरे ख्याल अभी क्वेश्चन रहने दें, वो बाद में कभी कर लीजिएगा, तो आप बार बार करते रहते हैं। assumption गलत तो नहीं मेरी? IAS 20 मेरे ख्याल आपने काफी दफा कर लिया हुआ। पेज नंबर लिखें 255 256। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के 2 पेजेस से पढ़ने को कहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में एक एक्सचेंज का मसला भी है। पेज नंबर 265, एक्सचेंज नहीं सॉरी ट्रांसफर, एसेट्स इधर उधर हो जाते हैं। पेज नंबर 62 262, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं क्वेश्चन क्या भी ना जान के। पेज नंबर 262, पहले कौन सा बोला मैंने? नहीं 255 एंड 256 के बाद बोला मैंने 262, 255 256 एंड 262। कैश फ्लो इस वक्त ताज़ा कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कैश फ्लो का तो मैंने अभी क्लास के स्टार्ट में भी कहा है, तो कैश फ्लो भी चाहे रहने दें। और ये सर बड़े आराम से अभी तक जो मैंने कहा मैक्सिमम 1 घंटे का काम है।
ये बाकी ये मैंने कोई एक्स्ट्रा कहा भी नहीं है, ये मैंने मैक्सिमम पेजेस रिवाइज करने को क्या, ये छोटे छोटे सवाल दिए मैंने बड़े क्वेश्चंस कही नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस करके याद कर चुके हैं। वॉल्यूम 2 लिखेंगे। बाकी अगर आप तरतीब से 2-3 घंटे बैठे तो ये सारा काम आराम से खत्म हो जाना। तरतीब से सेंस मीन्स इकट्ठा बैठे और मोबाइल ऑफ कर दे। पेज 11 वॉल्यूम 2, पेज 11 से 14 यार, 14 से कुछ नहीं, 11 से 14। दो तीन क्वेश्चन ईपीएस के रिवाइज करना, नहीं करने हो तो कर लीजिएगा, लेकिन मैं वही फिलहाल दे रहा हूँ जो हो चुके हैं, पहले वो फाइनल करें। नहीं ये दिक्कत मैंने आपको पहले भी कहा था, वो 5-6 मिलेंगे, अगर आप करना चाहें तो वो हो जाएंगे। वैसे किए कि सर के 2-3 क्वेश्चन से आए थे। पेज नंबर 209, पेज नंबर 209 पे 7 और 8। अच्छा हो सकता है सारी चीजें रिफ्रेश ना हो, जहाँ पे क्वेश्चन नजर आए अगर ईपीएस सही आप फॉर एग्जांपल याद नहीं आ रही तो फिर बेहतर रहेगा कि पहले थोड़ा सा जो छोटे छोटे क्वेश्चंस किए उन्हें एक नजर देख लिया रहे, रादर देन के स्टेट में क्वेश्चंस पे आ रहे। बाकी मैंने तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस किए, लेकिन ये ईपीएस के फिर मैंने आपको जरा कम्प्रीहेंसिव 2 क्वेश्चंस किए। पेज नंबर कौन सा का? 9 पे 7 और 8। 7 और 8 सर, नंबर 9 का और क्या होगा? पेज नंबर 345 पे भी ग्नू कैश टाइप वाले क्वेश्चंस कहाँ तक पहुंचे? ये टसुकी और ये तो चल रहे हैं, एक उनमें से भी एक दोबारा रख रहे हैं 345 वाला ग्नू कैश, क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 345 पे क्वेश्चन नंबर 9। चले काफी है मेरे ख्याल, नहीं बहुत नहीं है वैसे, ये मैंने ज्यादा नहीं दिए, मेरा प्लान जरा ज्यादा था, ये पेजेस ज्यादा महसूस हो रहे हैं आपको, लेकिन ये पढ़ने वाले ज्यादा है। बहरहाल कम से कम इतना जरूर टाइम निकालें। बाकी इंशाल्लाह 3 बार मुलाकात होती है संडे को, इंशाल्लाह संडे को अपने नॉर्मल टाइम पे मिलेंगे। हमारी क्लास किस किस दिन नहीं है? फ्राइडे सैटरडे नहीं है, तो आज इंशाल्लाह अभी 3 बजे है, तो सैटरडे को अपने नॉर्मल टाइम पे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। नॉर्मल टाइम क्या है? वही है। ये स्टैंडर्ड्स अप्लाई हो गए हैं आपके? हाँ जी, अगर नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में जरा हो जाए तो बेहतर है यार। अल्लाह हाफिज। ये जरा पेजेस ले लें बच्चों से, कैश लो जी। इंशाल्लाह 3 बजे मुलाकात होगी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आज शाम 3 बजे मुलाकात। अल्लाह हाफिज। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स।